हाँ तो मेरे हीरो, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, तो सही रहेगा, नहीं तो कान के नीचे बजाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो आइए, आज हम क्या आपको बताने वाले भाई? आज मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का अध्याय 9, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स का यह पहला अध्याय होगा। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो ये जो आप अध्याय 9 देख रहे हैं ना, ये अध्याय 10 में नजर आएंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो देख लेना। चैप्टर है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इस चैप्टर का हम गोड़ हाथ तोड़ने वाले हैं, एकदम मजे तरीके से समझने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? लगेगा जैसे कि कोई चुटकुला देख रहे हैं। समझ रहे हैं? चुटकुला नहीं, कॉमेडी देख रहे हैं। एकदम बढ़िया से समझाऊंगा। तो शुरू करें। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकाश के बारे में। तो कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पे दूसरा पेज डाल दीजिए। तो ये हमारे पास पेज आ गया। ठीक है, अब इस चीज को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? पहले फोन उठाऊंगा। ये देख सकते हो किसका फोन है? हाँ, तू सब कहीं बात कर लेते हैं। हेलो, अरे रखिए फोन, कहीं वीडियो बना रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अरे स्विच ऑफ रखे थे, कंटेंट रेडी कर रहे थे, रखिए ना फोन। हाँ ठीक, ना समझ रहे हैं? ना उठाएंगे तो क्लास ले लेती है रात को। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए उठा लेते हैं कॉल। तो भाई टॉपिक चेंज हो रहा है। हाँ, तो ये चैप्टर हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के बारे में समझेंगे, आखिर ये प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देख सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे क्या आप प्रकाश को देख पाते हैं, तो आप कहिएगा ना, हम प्रकाश को नहीं देखते हैं। अरे भाई, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज को हम देखते हैं, प्रकाश को नहीं देखते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो कह देना प्रकाश को हम देखते हैं। रे चौपट, प्रकाश को थोड़ी ना तू देखता है, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज को देखते हैं। जैसे कि हाई थर्मस को देख लिए हम, तो थर्मस ये दिखता कैसे है? प्रकाश इस पर से टकरा करके हमारे आंख में पड़ता है, तब जाकर के हम इसको देख पाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो प्रकाश के परावर्तन आगे पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? इधर रहे तू। हाँ, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब आप कहेंगे सर, हर टीचर तो यही कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा क्या है बताइए ना कहीं। ऊर्जा क्या है? देखो, ऊर्जा मैं आपको बताता हूं, देख सकते हो कि जिसकी मदद से जिसकी मदद से कोई लोग काम करता है, या जिसकी मदद से हम काम करते हैं, उसे ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि जिसकी मदद से हम लोग, है ना, हम लोग या कोई लोग, ठीक है, तो जिसकी मदद से हम लोग कोई काम करते हैं उसे हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कहे हाथ में, है ना, तो हाथ जैसे हाथ से भी काम करते हैं, हाथ में कौन सी ऊर्जा है? तो पेशीय ऊर्जा है ना। अब मान लो कि बहती पानी, जैसे पहाड़ पर से पानी गिर रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पहाड़ पर से जो पानी गिर रहा है, ये पानी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है ना। हाथ इधर उधर हिलाते हैं, इसमें कौन सी ऊर्जा है? पेशीय ऊर्जा है। तो ऊर्जा आपने समझ लिया कि भाई ऊर्जा की मदद से लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो प्रकाश को क्लियर किया आपने, ऊर्जा को क्लियर किया, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। अब आता है प्रकाश के गुण के बारे में। भाई प्रकाश को मैंने जान लिया, अब प्रकाश के गुण यानी क्वालिटी के बारे में, कि प्रकाश के अंदर क्या खूबी है। जैसे कि हम हैं, तो हम कौन सर हैं? तिस्मार खान है ना, तिस्मार खान नहीं, पंकज यादव है। अब हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? पंकज सर बड़े फनी है ना, पंकज सर बहुत अच्छे हैं, पंकज सर एकदम बेकार है। समझ रहे हैं ना? पंकज सर कॉमेडियन है, पंकज सर शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं। तो मतलब मेरे अंदर जो क्वालिटी होगा, जो गुण होगा, वो बताओगे तुम लोग। ठीक है ना? अब उसी तरीके से प्रकाश के अंदर कौन सी क्वालिटी है मेरे भाई, जो आप बताएंगे, है ना। तो प्रकाश की कौन सी क्वालिटी, आइए हम बताते हैं। पहला पॉइंट यह है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा का मतलब समझ रहे हैं? सीधी, है ना। प्रकाश हमेशा सीधी गमन करती है, यानी प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा सीधी गमन करती है, मतलब एकदम सीधा,
है ना, सीधी गमन करती है प्रकाश की किरण, इस बात को ध्यान रखना। तो ये पहला क्वालिटी है ना, यानी पहला गुण प्रकाश के बारे में आपने जान लिया। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या आया देख लेते हैं, अमेजॉन से है चौपट, है ना। तब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। संचरण का मतलब होता है यात्रा करना, संचरण का मतलब यात्रा करना, और माध्यम का मतलब होता है रास्ता। तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके कारण इसे कहीं भी यात्रा करने में, है ना, कहीं भी जाने के लिए कोई रास्ता की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम लोग आदमी सब है, हम लोगों के लिए रास्ता बनता है कि जैसे रूम में बनाते हैं तो एगो रास्ता खोल देते कि ये गेट है, यही में है जाएंगे आदमी सब, तो हम लोगों के लिए रास्ता बनता है, लेकिन प्रकाश के लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, जहां चाहे वहां जा सकता है, जिस होकर के जाना चाहे उस होकर के वो जा सकता है, कोई दिक्कत हवट खुजली परेशानी नहीं न रे, हाउ तो डॉक्टर से देखो। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अपारदर्शी वस्तु, जैसे कि ये अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है, तो जब इस पर वेपर लाइट जलाएंगे ना, तब पीछे क्या होगा, छाया बनेगा। क्या होगा, पीछे छाया। तो ये अपारदर्शी है, इसके आर पार नहीं देख सकते, इसलिए ये अपारदर्शी है। ठीक है, और इसीलिए इस पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो इसका छाया बनेगा पीछे, इस बात को ध्यान रखना। तो अपारदर्शी वस्तु यानी प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है ना। तो ये भी पॉइंट समझ लिया। प्रकाश की चाल जो है ना निर्वात में सबसे अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखना। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो यहां पे देख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, याद रखना, जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और जिसका कम अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जैसे कि निर्वात का अपवर्तनांक 0 है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है ना। इस बार यानी हवा का अपवर्तनांक कह सकते हो 1.008 होता है समथिंग, है ना। तो ये होता है, तो इसके लिए प्रकाश की चाल इसमें होती है ज्यादा, है ना। किसकी, हीरा की अपेक्षा, कांच की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा। तो ये आपने समझा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है ना। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 0 होता है। ओके, ये आपने देख लिया। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो ज्यादा चमकता है ना। आगे हम सब क्लियर करेंगे, है ना। तो प्रकाश की चाल जो होती है ना सबसे अधिक निर्वात में होती है, निर्वात के बाद गैस में, है ना। सबसे अधिक निर्वात में, निर्वात के बाद गैस में होती है, गैस के बाद द्रव में अधिक होती है, उसके बाद ठोस में। अब आप कहोगे सर ये तो ठोस है ना, ठोस में प्रकाश की चाल कैसे होगी, है ना, इसका तो छाया बनाती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ठोस, है ना। जैसे कि लेंस होती है, तो लेंस क्या होती है, जैसे कि अब मान लो ये चश्मा है ना, तो चश्मा है, ये क्या है, एक ठोस है। क्या ये ठोस है, तो क्या इसके अंदर प्रकाश नहीं जाती है, इसके अंदर प्रकाश जाती है कि नहीं जाती, बिल्कुल जाती है। प्रकाश जाती है तब ना हमारे आंख पर पड़ता है, हम किसी चीज को देखते हैं, है ना, तो अच्छा लग रहा है ना, एकदम रापची के स्टाइल में हम बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, तो ठोस वस्तु जैसे कि लेंस हो गया, तो उसमें भी प्रकाश जाती है। मतलब बहुत लड़का सबको हवा खुजली हो जाएगा कि सर ठोस में कैसे प्रकाश की चाल जा रही है ना, जाती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब देखो मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर, पानी के कितनी गहराइयों तक प्रकाश की चाल जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं आपको बता दूं 200 मीटर तक प्रकाश जाता है पानी के अंदर, है ना। तो आप 200 मीटर गड्ढा थोड़ी ना खनने जाएंगे, हम क्या लेंगे, समुद्र का उदाहरण ले लेंगे कि समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक प्रकाश जाती है ना, यानी प्रकाश की किरण जाती है। अगर प्रकाश है तो जाता है, प्रकाश की किरण है तो जाती है ना। तो ये आपने समझ लिया एकदम राउडी स्टाइल में। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, है ना। तो प्रकाश के क्वालिटी के बारे में आपने समझ लिया। तो अगला पॉइंट हम लेते हैं, अब आगे जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का ही मतलब होता है टकराना। जैसे कि ये है वस्तु, इस वस्तु से टकरा करके रोशनी हमारे आंखों पे पड़ती है, इसीलिए हम इसको देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हैं ना,
क्लियर। तो प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज को हम देखते हैं, मान लो कि यहां से सब लाइट काट देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो आप हमको नहीं देख पाओगे, ये कैमरा हमको कैप्चर नहीं कर पाएगा, है ना, अंधेरा नजर आएगा तो कैसे देखेगा, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जैसे कैमरा है ना, तो कैमरा के उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। और हमारा आंख जो है तो आंख में भी क्या होता है, उत्तल लेंस ही होता है, आगे सब पढ़ेंगे, ये आपने देख लिया। तो कोनो दिक्कत, तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जानते हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन का मतलब ही होता है टकराकर वापस लौट आना, है ना, परावर्तन का मतलब ही होता है टकराना, ठीक है, टकरा करके रोशनी क्या होती है, वापस आती है हमारी आंखों पे, तभी हम देख पाते हैं। अगला पॉइंट है, कोई भी वस्तु परावर्तन के ही कारण दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने बताया, परावर्तन के ही कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी कहे कि दुनिया की किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं, किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। हाँ, ध्यान रखना, ना तो फिर उमकना इधर उधर। अगला पॉइंट है कि ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है, ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता। हमने क्या बोला कि परावर्तन होगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो ब्लैक होल में परावर्तन होता ही नहीं, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं। आप कहोगे कि नहीं देख पाते, ब्लैक होल काला होता है, रे चौपट दिखता नहीं है। अब नहीं दिखेगा तो कुछ ना कुछ तो नजर आएगा ना, है ना। मान लो कि बीचवा में से पोर्सोने गायब कर देंगे तो कुछ ना कुछ नजर आएगा, लेकिन वास्तव में ब्लैक होल दिखता नहीं है मेरे भाई, है ना। मिस्टर इंडियन हैकर ने भी बनाया था ब्लैक होल के बारे में, देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा था हमको, ठीक है, ये आपने देख लिया। अगला पॉइंट है, परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है दर्पण। दर्पण यानी आईना, आईना जो आप देखते हैं ना, वो सबसे अच्छा उदाहरण होता है। जैसे कि हमारे आंटी जी प्रणाम, हम आपको प्रणाम करते हैं, हे देवी अपना कृपया हम पे बनाए रखना। बनाए रखने का मतलब ये है कि ये लाइन हमको नहीं मारेगी, लाइन मारेगी तो हमारा दिमाग चौपट हो जाएगा, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, समझ रहे ना। इसलिए हम इसको बोले अपना कृपा हम पे बनाए रखना, हम पे लाइन में मत मारना, समझ रहे, नर्वसा जाते हम, एने हमारा लड़की सब धोखा दे दिए तो हम पागल हो गए हुए हैं, समझ रहे ना, पागल नहीं हुए हैं, ठीक है, सबक मिलता है, ठेस लगता है तब बुद्धि बढ़ता है, समझ रहा है ना। तो तू सबको हम सजेशन देते हैं, तू सब नहीं सब लव के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो देख लो, तो आंटी जी देख रहे हैं, ई अपना एगो मोबाइल लेकर के, आईफोन लग रहा है, आईफोन लेकर के आईना में ना हम खींच रहे हैं मुँह चियार के, जना जे लड़का सब नहीं पसंद होते, हाँ पसंद कर ले तो कोई चिंता बात नहीं। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो ई मैडम को देख रही है, तो ये जो आईना होती है, प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है ना, आईना होती है यानी दर्पण होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दर्पण में ही हम देख पाते हैं। तो दर्पण के निर्माण में, ये जो आईना में ये मैडम देख रही हैं, है ना, मिरर जो है, इस मिरर का निर्माण कैसे होता है, यानी दर्पण का निर्माण कैसे होता है सर जी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दर्पण के निर्माण में जो है ना, ग्लूकोज मिलाया जाता है। दर्पण के निर्माण में क्या मिलाया जाता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है। एवं दर्पण के जो पीछे जैसे शीशा उसा फूट जाता है, कवर में से निकलेगा, तो दर्पण के पीछे देखिएगा कलॉय किया रहता है। किसका कलॉय किया रहता है जानते हैं, कलॉय यानी पेंट। किसका पेंट किया जा दूध तोड़ी के किया जाता है, किसका पेंट किया रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया रहता है, ठीक है। तो दर्पण के पीछे AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का कलॉय किया जाता है, यानी इसका पेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब कौन दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना। तो आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला पॉइंट। अब ये पॉइंट प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना। तो कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, 2 नियम होते हैं। 2 नियम को हम एकदम रापची के स्टाइल में समझेंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास दिया गया है, ये समझो कि समतल दर्पण है। क्या हमारे पास है, समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में क्या है, कौन इतना याद कर रहा है, पापा फोन कर रहे हैं, हाँ पापा, हाँ नहीं वीडियो क्रिएट कर रहे हैं अभी, लाइन मतलब कैमरा ऑन है, ठीक है ना। तो पापा थे तो फ़ोन उठाना पड़ता है, फ़ोन हम बंद करके रखे थे, घर से आए, हम घर से आए ही हैं वीडियो बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना। लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है, खाना वाना नहीं बनाने आता, इसलिए भाग जाते हैं हम घर, ठीक है। तो समतल दर्पण ये हो गया। अब यहाँ पे ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में देखो, ये
आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और टकरा करके जो वापस जाएगा तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा करके वापस गया उसे परावर्तित किरण, और बीच में हमारे पास क्या होता है? अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अगर आपसे पूछेगा आई क्या है? आपतन कोण है। आर क्या है? परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, इसको जरा समझा दीजिए सर। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसी तरीके से परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण को आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना मेरे भाई, तो ये आपने समझ लिया। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे, कोण को हमेशा अभिलंब से मापते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये जो कोण मापा जाता है उसको हमेशा किससे मापते हैं? अभिलंब से मापते हैं। इस बात को ध्यान रखना, मतलब इस ओर से अभिलंब से मापते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो ये आपने समझ लिया। अब देखो, ये तो समझ लिया। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये बीच में अभिलंब है, क्या ये अभिलंब है? तो अभिलंब क्या करता है? ये दोनों को बराबर, दोनों को मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण को दोनों को बराबर बराबर दूरी में बांट देता है, समान भाग में बांट देता है। तो जब ये दोनों को बराबर बराबर दूरी में बांट देगा तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण, यहां से ये कोण और ये कोण दोनों बराबर में भाग में बटा है अभिलंब। तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अभिलंब क्या किया? बराबर दूरी में बांट दिया। तो ये ही पहला नियम निकलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर? ये आपने समझ लिया। अब दूसरा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। तीनों क्या है मेरे भाई? एक ही तल में है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब ये तीनों क्या है? एक ही तल में है। ये हमारे पास क्या हुआ? दूसरा नियम हुआ, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम हुआ। और इसी नियम के कारण ही आईना में फोटो बनता है, यानी हमारा इमेज बनता है, उसमें चेहरा दिखता है। प्रकाश के दूसरे नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के ही कारण। ये तीनों एक ही तल में रहता है, तब जाके प्रतिबिंब बनता है। ये तीनों एक तल में नहीं रहेगा, एगो ईर घाट एगो बीर घाट एगो अपना नानी कहते रहेगा, तल्ले भैया इमेजे नहीं बनेगा, फोटोवे नहीं बनेगा आईना में। समझ रहे हैं ना? यानी हम लोगों का चेहरे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये तीनों एक ही तल में होता है, तब जाकर के ये हमारा क्या बनता है? तो भाई प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं और इसीलिए प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये दूसरे नियम के कारण। तो ये दूसरा आपने समझ लिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो आपने इसको समझ लिया। अब समझ लिया तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं? पानी पी लेते हैं। हाँ, खड़े होके पानी पीना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। आगे हम बढ़ते हैं सर जी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन एक आता है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण आर का मान क्या होगा? कहने का मतलब देखो, एक किरण है, समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसा कि ये समतल दर्पण है ना, ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है ये तल। अब इस तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है मेरे भाई? तो 50 डिग्री का कोण बनाता है। तेरी के चौपट इधर है ना, कितने डिग्री का कोण बनाता है मेरे भाई? 50 डिग्री का कोण बनाता है ना। यानी ये हमारे पास अभिलंब है और ये तल है, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा मेरे भाई? सबसे पहले ये बताओ, है ना, कितने? चौपट क्या यार, है ना, इसको मिटाने दो,
मिटा दिया, है ना। तो एक किरण समतल दर्पण के तल से, समतल दर्पण का तल ये है, तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो आर यानी आपतन कोण क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखो मेरे भाई, यहां से लेकर के यहां तक कोण, इस कोण का मान कितना होगा, है ना। इस कोण का मान जैसे कि यहां पे लेके यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास अभिलंब है। अब यहां से लेके यहां तक कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि अभिलंब है इसलिए ये 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, जब यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री होगा। अब यहां पे देखो, एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण आर का मान, यहां पे आर का मान पूछा जा रहा है कितना होगा, है ना। तो देखो भाई, यहां पे ये समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री, एक किरण समतल दर्पण के तल से, अब बाकी ये चीज नहीं दे रखा है, हाँ ये तो 90 डिग्री है, कौन कितना डिग्री ये नहीं दे रखा है, नहीं नहीं नहीं, समतल दर्पण के, सॉरी ये तो 90 डिग्री है, लेकिन समतल दर्पण के तल से यहां लेके यहां तक कितना डिग्री का, 50 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो अब यहां पे तरीके हम उसमें जो पढ़ाते थे ना, जो वाला आदत लगा हुआ है, इसको ना थोड़ा सा मिटाते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, है एकदम सिंपल, ठीक है। समझाने के लिए आपको मैं बताता हूं, देखो यहां से समतल दर्पण के तल, तो तल ई है, ई तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है मेरे भाई, पहले ये लिख लो, 50 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए अच्छी बात है, 50 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये यहां से लेके यहां तक तल है और ये हमारे पास अभिलंब है, तो ये क्या है, एक लंबवत है। क्या है मेरे भाई, लंबवत है। अब यहां से लेकर के यहां तक जब लंबवत है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सबको पता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आप बताइए मेरे भाई, जब यहां से लेकर के यहां तक 50 डिग्री है ना, कितना 50 डिग्री है, और यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री है, तो इतना कितना कोण होगा, इसका मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, उस पूरे यानी 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटा देंगे, मतलब 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 50 डिग्री जो है वो घटा देंगे, है कि नहीं। तो 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटेगा तो हमारे पास कितना, 40 डिग्री बचेगा। मतलब ये जो आई जो हमारे पास आपतन कोण हो जाएगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम जानते हैं कि चूंकि आपतन कोण जो है, कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो हम कह सकते, जब आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी तो 40 डिग्री होगा, तो हम कह सकते इसलिए परावर्तन कोण यानी आर बराबर हमारे पास कितना, 40 डिग्री ही होगा। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, तो आपने इसको समझ लिया है ना। अब हम क्या करते, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे भाई, दूसरा प्रश्न आ गया, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, हेलो ठीक है, एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण होगा। मतलब यहां पे देखो कि भाई समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 35 डिग्री का कोण बनाता है, अच्छी बात है। तो कहता है आपतित किरण, मतलब यहां पे क्या कहता है मेरे भाई, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण। तो आपतित किरण ये है ना, और टकरा के गया ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कौन कौन है, तो आपतन कोण है ये वाला, और परावर्तन कोण ये वाला, यही दोनों कोण है ना। तो यही दोनों कोण का योग हमें ज्ञात करना है। कहता है ना कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण कौन कौन है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण का हमें योग निकाल देना है, बस निकल जाएगा आंसर। तो सबसे पहली बात है, एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये समतल दर्पण है, क्या है मेरे भाई, ये समतल दर्पण है, अरे चल काहे नहीं रहा है, ये समतल दर्पण है। और समतल दर्पण के तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 35 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 35 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको पता है कि यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि ये अभिलंब है ना,
तो ये पूरा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि अभिलंब है इसलिए लंबवत खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब आपको पता है कि यहां से लेकर के यहां तक 35 डिग्री का कोण बना तो इतना कितना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां से लेके यहां तक 35 डिग्री है ना, यहां से लेके यहां तक 35 डिग्री है तो इतना कितना होगा, तो पूरा आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, पूरा कितना है मेरे भाई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से 35 डिग्री घट जाएगा, है ना। तो 35 डिग्री घटा दो तो कितना होगा मेरे भाई, 35 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 3 घटा सॉरी 8 में से 3 घटा दो तो 5, 55 डिग्री होगा। कितना, 55 डिग्री। इसका मतलब आपतन कोण भी 55 डिग्री, ये हमारे पास 55 डिग्री हो गया। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, चूंकि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो जब आपतन कोण 55 डिग्री तो परावर्तन कोण भी तो 55 डिग्री होगा, है ना। आपतन कोण 55 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 55 डिग्री, इसलिए हम कह सकते हैं कि 55 डिग्री ये है तो ये भी 55 डिग्री, ठीक है, दोनों बराबर हो गया। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण के यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण निकालने के लिए ये दोनों है, आपतन कोण परावर्तन, दोनों को जोड़ देंगे। मतलब अब आपतित किरण एवं क्या, परावर्तित किरण, है ना। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण है कि नहीं, परावर्तित किरण के बीच का कोण, है ना, किरण के बीच का कोण, किरण के बीच के कोण का योग बराबर, है ना। तो योग बराबर, तो दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 55 प्लस में 55 कितना होगा सर 110 डिग्री। ये हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये हमारे पास समतल दर्पण है, क्या है, ये समतल दर्पण है। आप सब जानते हैं कि गोलीय दर्पण का ही भाग होता है कौन सा, तो भाई उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या समतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है, होता है। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास समझो कि ये समतल दर्पण है। अब यहां से गोलीय दर्पण अगर खींचना चाहेंगे तो क्या नहीं खींच सकते, बिल्कुल खींच सकते। यहां से हम क्या करेंगे, ऐसे ये पूरा करके हम ऐसे लंबा करके खींच देंगे, है कि नहीं, खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। तो ये हमारे पास गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। अब ये देखो समतल दर्पण जो हमारे पास है, समतल दर्पण, तो इसका नाम क्या है, ये हमारे पास समतल दर्पण है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, एवं फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। अब आप कहोगे कि इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है, ये कैसे, तो वो ऐसे कि जैसे कि मान लो कि मैंने इसको मिटाया, है ना, कि अगर इतना बड़ा समतल दर्पण मैंने खींचा तो इस तरीके से एक राउंड तो हम ऐसे लगा ही सकते हैं, तो ये मैंने लगा लिया, ठीक है। अब मान लो कि इतना बड़ा हमने समतल दर्पण खींचा, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, बड़का था हमारे पास इस तरीके से गोला बनेगा, इस तरीके से, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर इतना बड़ा दर्पण हम लिए तो ये कितना बड़ा बनेगा इसकी हमें पता नहीं है। तो जब हम इसकी गोलाई भी पता नहीं कर सकते हैं तो इसकी वक्रता त्रिज्या हम कैसे बता सकते हैं, है ना। इसीलिए इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत है ना, और फोकस दूरी भी अनंत है। तो आपने समतल दर्पण को भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम जानते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसको हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। पहला पॉइंट यह है कि आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी एवं सीधा। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारे पास समतल दर्पण है और ए भी हमारे पास क्या है, वस्तु है। वस्तु रख लो या किसी लड़के को खड़ा कर दो समतल दर्पण के सामने, ठीक है। तो आभासी एवं सीधा कब बनता है, जब जैसे ये दर्पण, ये हमारे पास बिंब है यानी वस्तु है, कोई लड़का है, अगर नीचे प्रतिबिंब बनता
तो सिंपल सी बात है वो हमेशा उल्टा बनता है। अगर ऊपर ही बन रहा है तो वो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब देखो ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर, ठीक है। अगर ये नीचे बनता तो उल्टा बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इनका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जैसा कि ए डैश बी डैश ये हमारे पास क्या है, ये बिंब है, बिंब यानी वस्तु है। और इधर क्या अंदर में ए डैश बी डैश ये वस्तु की छाया है, यानी बिंब की प्रतिबिंब है। क्या ये प्रतिबिंब यानी छाया है। तो यहाँ पे कहता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जैसा कि ए डैश बी डैश जितना हाइट का है वस्तु उतना ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी मतलब उतना ही बड़ा इसका छाया बन रहा है दर्पण के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। कहने का मतलब समतल दर्पण में आप जितना दूर पर खड़ा रहेंगे समतल दर्पण के उतना अंदर जो है प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जितनी दूरी है समतल दर्पण से, जितनी दूरी इस वस्तु की उतनी ही दूरी दर्पण के पीछे जो है इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। तो वही चीज लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, ठीक है। यह आपने समझ लिया। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब जो है ना पार्श्व प्रवर्तित होता है। पार्श्व प्रवर्तित का मतलब होता है कि दायां वाला बायां नजर आएगा और बायां वाला दायां नजर आएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। अगला पॉइंट है कि वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दुगुनी होती है। मतलब इस समतल दर्पण में आप इसमें क्या होता है वस्तु की चाल, अगर मान लो कोई दौड़ रहा है ना, अगर दौड़ रहा है कोई, अगर ऐसा है कि 5 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से दौड़ रहा है तो दर्पण के अंदर 10 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से नजर आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यही कहता है कि वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दुगुनी होती है। जैसे कि आप जिम वगैरह में जाते हैं तो फिटनेस के लिए लोग वहाँ पे आईने के सामने दौड़ते हैं। जैसे कि ये लड़की है, इसका तो वैसे भी बड़ी तगड़ा है, समझ रहे हैं ना, है ना, टंच है। तो ये जो है ये मोहतरमा आंटी जी कहेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। सब एकरे देख रही है, दूर चौपट कति देख रही, कति है, ये सब मोह माया भ्रम सब है, इस सबसे दूर रहो, हम भी दूर रहते हैं, ठीक है। तो आईना के सामने ये अपना शक्ल देख रही है। अब मान लो आईना के सामने हम डांस करेंगे तो जैसे हम धीमे अगर मान लो कि डांस कर रहे हैं तो आईना में क्या दुगुना नजर आएगा, इसीलिए देखती रहती है। टिकटॉकर सब हो गया, इंस्टाग्राम वाली सब होगा, यानी डांस करेगा ठुमुक के तो आईना में कहेगा नो, आईना के सामने डांस करेगा कहेगा कि आईना में शूट कर, ताकि वो में बढ़िया से नजर आएगा, लगेगा कि स्पीड में नाच रही है, समझ रहे हैं ना। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हम डांस कैली। आगे बढ़ते हैं, अरे आगे नहीं पीछे, आगे। अब देख मेरे भाई हंसी लगता होगा तुम लोगों को कि सर जी क्या कुछ करते रहते हैं, डांस सब करते रहते हैं। अरे भाई कैमरा के सामने है, एक्टिंग करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और धिया पुता रहता सामने तो तब मजे आ जाता है, गजब आ जाता है, एकदम बढ़िया लगता है। तो ये आपने समझा प्रतिबिंब पार्श्व प्रवर्तित, ठीक है। अगला पॉइंट, पूरा शरीर देखने के लिए शरीर का 1/2 लंबाई यानी आधा लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब अगर किसी को, जैसे इस मोहतरमा को अपना पूरा बॉडी नीचे से लेके ऊपर तक देहिया पूरा देखना होगा, तो इसको मान लो कि मोहतरमा की हाइट है यहाँ से, मतलब पूरा हाइट 5 फीट है ना, तो 5 फीट इसका हाइट है या 6 फीट है, मान लो कि 6 फीट है, चलो 6 फीट इस मोहतरमा का हाइट है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगी। तो इसको कितना फीट का दर्पण लेना पड़ेगा, तो ये पूरा मतलब पूरा चेहरा देखने के लिए, पूरा नीचे से ऊपर देखने के लिए, तो इसको 3 फीट की दर्पण की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आप सब समझ लिया। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण का ही भाग होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, है ना। तो गोलीय दर्पण हम समझ लेते हैं। जैसा कि डिफिनेशन लिखा गया गोलीय दर्पण के कि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल किसे कह, परावर्तक तल कहो या परावर्तक पृष्ठ कह लो, जहां पे पेंट रहता है ना वही परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना,
गोलीय दर्पण का परावर्तक तल जो है, तल अंदर या बाहर, यानी परावर्तक पृष्ठ जहां से जैसे प्रकाश टकरा करके वापस आए। जैसे कि मान लो, हाँ जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और बाहर से कलॉय किया गया है, तो परावर्तक तल समझ, इस पर से प्रकाश जो होती है ना टकरा के वापस आती है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होती है। अगर बाहर की ओर वक्रित है तो समझा उत्तल दर्पण, और अंदर की तरफ वक्रित है तो अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो जैसा कि आप देख सकते उत्तल दर्पण है, इधर हमारे पास उत्तल दर्पण और ये हमारे पास अवतल दर्पण। अब याद रखना, जैसे कि कोई भी दर्पण होते हैं, है ना, दर्पण लेते हैं, गोलीय दर्पण कोई भी ले लो, ठीक है, तो हमेशा उसके दाहिने तरफ, जैसे कि ये गोलीय दर्पण ले लिया मैंने, क्या लिया, गोलीय दर्पण, तो हमेशा इसके दाहिने तरफ पेंट करो। जैसे इस साइड दाहिना, तो इस साइड हम दाहिने तरफ हमेशा इसको पेंट करेंगे, है ना, दाहिने तरफ क्या करेंगे मेरे भाई, तो पेंट करेंगे, ठीक है, दाहिने तरफ, इस साइड से ये हमारे पास दाहिना होगा, है ना, दाहिना। तो इसमें देखो, इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या अंदर की ओर धंसा हुआ है, और इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर धंसा हुआ है। तो अंदर की ओर धंसा है तो अवतल दर्पण, और बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कि इसमें क्या है, परावर्तक पृष्ठ जो है ना बाहर की तरफ उभरा हुआ है। हम दाहिने तरफ से पेंट करते हैं, यहाँ पे दाहिने तरफ से इधर पेंट है, सब देख सकते हो। तो इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, बाहर की ओर निकला हुआ है, इसीलिए हम इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। तो मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया कि इसका परावर्तक पृष्ठ जो है ना बाहर की तरफ उभरा होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा होता है, ठीक है, और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ उभरा होता है। और याद रखना कि उत्तल दर्पण की सभी जो वैल्यू होती है ना पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण की सभी, जैसे वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस दूरी हो गई, ये सब क्या होगी, निगेटिव होगी, और इसकी पॉजिटिव होगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पॉजिटिव कब होती है, निगेटिव कब होती है, जैसे कि आप मान लो कि ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, तो अगर इसको, ये भी क्या है, किसी न किसी गोले के भाग होंगे, अगर हम इसको दाहिने तरफ नचा रहे हैं, उंगली दाहिने तरफ से गोल कर रहे हैं, है ना, तो समझ जाना कि हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो, ठीक है। जैसे कि उत्तल दर्पण में ये हमारे पास किसी न किसी गोले का भाग होगा, तो इस तरीके से दाहिने तरफ क्या करेंगे, दाहिने तरफ ही गोल करेंगे, इस तरीके से दाहिने तरफ घुमाएं, है ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। और दाहिने तरफ जब घुमाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऐसे घुमाएंगे, मतलब बाएं तरफ घुमाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, निगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं पूछूंगा कि मान लो कि ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, जल्दी से बताइए, है ना, इसका नाम बताना है, ये कौन सा दर्पण है, नाम बताना है आपको, है ना। अब ये पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव होगा, ये भी आपको बताना है ना, कौन सा दर्पण है, और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी, वो सब आपको बताना है। तो इसका नाम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा दाहिने तरफ पेंट करते हैं। जैसे ये है तो हमेशा दाहिने तरफ पेंट करेंगे, तो हमेशा क्या करेंगे सर, दाहिने तरफ पेंट करेंगे। अब दाहिने तरफ पेंट कर दिए तो आपको पता है कि परावर्तक पृष्ठ जो है ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, क्या ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। अब अंदर की ओर धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक में होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो सब कुछ देख लिया, उत्तल दर्पण पॉजिटिव और अवतल दर्पण निगेटिव होता है ना। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ऋणात्मक दर्पण किसे कहते हैं तो अवतल दर्पण को, और धनात्मक दर्पण किसे कहते हैं तो उत्तल दर्पण को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं सर जी, लो आगे ये रहा। अब हमारे पास है कि गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द।
अब गोलीय दर्पण में जो हमारे पास शब्द प्रयोग होते हैं जैसे कि मुख्य फोकस हो गया, द्वारक हो गया, है ना, उसके बाद क्या बोलते हैं फोकस दूरी हो गया, है ना, ये सब के बारे में जानेंगे, है ना, एपर्चर वही बात है ना। उसके बाद एम एन, ये सब को हम समझेंगे, ये सब क्या है, सी क्या है, आर क्या है, एफ क्या है, ये छोटका एफ क्या है, पी क्या है ना, ध्रुव सब क्या है, इस सब को समझेंगे, है ना। तो आइए जानते हैं दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जैसा कि ये गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण में ये हमारे पास क्या परावर्तक पृष्ठ है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, तो हम देख रहे हैं बाहर की तरफ यानी दाहिने तरफ पेंट है और परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है, मतलब ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ और ये परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, ये केंद्र है ना, ये जो केंद्र है यही दर्पण का ध्रुव कहलाता है और इसे पी अक्षर से निरूपित करते हैं ना। तो वही चीज लिखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ये है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, मतलब ये दर्पण के पृष्ठ पर ये क्या है, स्थित है ना, और ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करती है। ये आपने समझ लिया। अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं ये वाला पूरा लाइन जो देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, यही मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष का कुछ डिफिनेशन ऐसे मैंने लिखा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव ये है ना, दर्पण का ध्रुव ये है, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता तिर्जा। क्या वक्रता तिर्जा, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है हमारे पास, वक्रता तिर्जा है ना। तो वक्रता तिर्जा से गुजरने वाली सीधी रेखा, तो गुजरने वाली यहां से लेके यहां तक एक सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब ये वाला जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है कहने का मतलब ये जो मुख्य अक्ष है ये दर्पण के ध्रुव पर क्या अभिलंब है। अभिलंब का मतलब कि समान दूरी में बांट देना, मतलब इसको क्या करता है, एम एन को ये समान दूरी पे ये बांट देता है, इधर जितना उधर इतना। अभिलंब का मतलब यही होता है, सीधा है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र को समझेंगे सर, तो इसको हम मिटाते हैं, है ना, ये सब समझ लिया मेरे भाई। वक्रता केंद्र को समझते हैं, है ना। वक्रता केंद्र क्या होता है ना। देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। जैसा कि ये गोलीय दर्पण, ये कोई गोलीय दर्पण ही है ना, ये किसी न किसी गोले का भाग ही है ना। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, तो इस गोले का केंद्र कौन है, ये है केंद्र, है ना, सी वाला। और इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है ना। मतलब ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है और इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, तो वक्रता केंद्र कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो वक्रता केंद्र आपने समझ लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे वक्रता तिर्जा के बारे में। वक्रता तिर्जा क्या है ना। तो वक्रता तिर्जा को समझो कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, तो ये है गोलीय दर्पण का, ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, किसी न किसी गोले का भाग है, उसकी तिर्जा, उसकी तिर्जा मतलब इसकी तिर्जा कौन है, ये वाला तिर्जा है, यहां से केंद्र से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या तिर्जा है ना। तो उसकी तिर्जा दर्पण की वक्रता तिर्जा कहलाती है। मतलब इसी को यहां से लेकर यहां तक की दूरी को वक्रता तिर्जा कहेंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया वक्रता तिर्जा के बारे में, है ना। तो इसे हम वक्रता तिर्जा कहते हैं। अब ये हमारे पास मुख्य फोकस, आगे हम डिफिनेशन भी समझेंगे। सबसे पहले हम द्वारक को समझ लेते हैं, यानी एपर्चर के बारे में, है ना। तो देखो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यही है। परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, ये जो हमारे पास गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा यहां से लेके यहां तक, है ना, वृत्ताकार सीमा रेखा, और इसी का जो व्यास है, इसी का जो यहां से लेके यहां तक व्यास है, इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और इसी को mn से दर्शाते हैं। ये आपने समझ लिया मेरे भाई, द्वारक के बारे में समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा, है ना,
अब मैं क्या बताऊंगा मुख्य फोकस के बारे में। यहां पे देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव कौन है, ये हमारे पास गोलीय दर्पण के ध्रुव है ना, तथा मुख्य फोकस के मध्य बिंदु, मुख्य फोकस ये है हमारे पास, मुख्य फोकस के मध्य बिंदु है ना, मुख्य फोकस के मध्य बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एफ बराबर क्या होता है भाई, r/2। अब क्यों r/2 होता है, क्योंकि ये जो फोकस दूरी है ना, मुख्य फोकस, ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसीलिए f बराबर r/2, यानी मुख्य फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है ना। तो ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत। इसलिए f बराबर r/2। अगर मैं यहां से 1 रख दूं, r से 1 में गुना के तो r, या f बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, है ना। यानी वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस की दुगुनी हो गई, है ना, 2f। तो r बराबर 2f भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना। दर्पण और लेंस की क्षमता को हम किससे, डायोप्टर से मापते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्र क्या होता है, तो डायोप्टर कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो अब गोलीय दर्पण में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में विशेष रूप से समझेंगे, है ना। किरण आरेख के बारे में इसको देखेंगे। आइए हम देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, कि अवतल दर्पण का किरण आरेख एवं उपयोग के बारे में समझेंगे। आइए समझ लेते हैं। देखो मेरे भाई, अवतल दर्पण को ना, सबसे पहली बात है कि अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस नहीं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं अभिसारी, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को, ये आएगा कहीं से, टकरा करके एक ही जगह पे मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और टकराने के बाद देखिए मुख्य फोकस पे मिल रही है। इधर से भी टकराने के बाद प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद मुख्य फोकस पे मिली, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि इधर भी प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद मुख्य फोकस पे मिली, इधर से भी प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद मुख्य फोकस पे मिली, है ना। तो मतलब ये कहीं से भी प्रकाश की किरण आ, टकराने के बाद एक ही जगह पे मिलेगी। इसीलिए इसको क्या कहता है, अभिसारी कहता है, क्योंकि ये किरण को एक जगह ला के रख देता है, ठीक है। इसी वजह से इसका उपयोग जो है ना, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका उपयोग क्या करते हैं, सोलर कुकर में इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सोलर कुकर है ना। ये इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण हमारे पास लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को एक ही जगह ला करके एकत्रित कर देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पानी वगैरह शायद लग रहा है कि गर्म हो रहा है ना। पानी गर्म हो रहा है, दूध थोड़ी ना गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, प्रज्वलन के लिए, प्रज्वलन के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। किसके लिए, प्रज्वलन का मतलब आग लगाने के लिए भी। क्योंकि देखो सूर्य की रोशनी से क्या करता है, अवतल दर्पण से जब टकराता है तो ये एक ही जगह ला के रख देता है। तो ना कागज के टुकड़े वगैरह के जलाने के लिए इसका हम प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अगला चीज, अगला पॉइंट है कि टॉर्च की हेडलाइट में भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च के हेडलाइट में भी करते हैं। जैसे कि टॉर्च का हेडलाइट, जैसे ये जो हमारे पास है, इसका ऊपरी शीशा जब खोलेंगे ना, तो ऊपरी शीशा खोलेंगे तो कटोरी के रूप का कुछ इस तरीके से नजर आएगा अंदर में। वो एकदम चमकीला होगा, सफेद होगा। वो हमारे पास क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण। उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण कहीं से भी आएगी ना, तो उसमें क्या होता है, एक जगह कर देती है। प्रकाश की किरण क्या करती है, टॉर्च से जब निकलती है तो टकराने के बाद सब एक जगह पे लिखते हैं, ताकि रोशनी ज्यादा एक जगह जाकर के पड़ता है, ठीक है ना। जैसे टॉर्च यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, इससे जब रोशनी निकलती है, जहां जहां से प्रकाश टकराएगी एक ही जगह जाकर के रोशनी कर देती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है दांतों का डॉक्टर। दांतों का डॉक्टर जो होता है, दंत विशेषज्ञ रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ मतलब दांतों का जो डॉक्टर होता है, वो दंतिस्ट जो होता है, वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। क्योंकि वो दांत में जहां देखता है कि कीड़ा उड़ा लगा रहता है, उसमें लगा देता है, तो वो बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इधर नहीं यहाँ पे होगा, ये देख सकते हो, है ना। ये क्या करता है, ये जो ऊपर का दांत देख रहा है, इसका जो अंदर में कीड़ा लगा है, तो इस दर्पण में क्या हुआ, इसको
बड़ा करके दिखाया, इसी में क्या अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अवतल दर्पण इसमें देखता है, इससे अपना दांत में जो कीड़ा होता है उसको निकाल देता है। क्लियर, ये आपने समझ लिया मेरे भाई, है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, अब दाढ़ी बनाने के लिए, किसके लिए भाई, दाढ़ी जाते हैं जब दाढ़ी बनाने के लिए, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, छोटे छोटे बाले को ये बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में भी इसका प्रयोग कर लिए सब। अब उत्तल दर्पण का किरण आरेख एवं उपयोग के बारे में जान लेते हैं, है ना। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अपसारी का मतलब ही फैलाना। इससे जब प्रकाश टकराती है तो ये फैल जाती है। क्या कर, जैसे कि आप देख सकते हो यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, अब इस दर्पण से टकराने के बाद देखो प्रकाश कहां फेंक दिया, ये फैल रहा है। यहां से प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद इधर भेज दिया, इधर से टकराने के बाद पूरा रिटर्न कर दिया, कहीं भी भेज सकता है। इधर से प्रकाश की किरण गई, टकराने के बाद इधर आ गया, इधर से प्रकाश की किरण गई, टकराने के बाद इधर आया। तो मतलब एक प्रकार से क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। तो उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण टकराती है तो वो क्या कर देता है, इधर उधर फेंक देता है, मतलब फैला देता है ना। क्या करता है, फैला देता है, फैला देता है। इसीलिए जहां पे फैलने वाला रोशनी जहां जरूरत पड़े वहां पे लगा देता है। जैसे स्ट्रीट लाइट में लगा देता है, रोड सब पर लगा रहता है। सोलर लाइट होता है उसमें भी लगा रहता है ताकि वहां पे रोशनी फैले। गांव घर में नहीं रहता, वो मैं आपको दिखाता हूं, आप चिंता क्या करते हैं। तो ये फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट समझा देते हैं मैं आपको कौन है। ये हमारे पास स्ट्रीट लाइट है, हाईवे वगैरह पे जाएंगे तो यही स्ट्रीट लाइट लगा रहता है ताकि ये रोशनी को फैला देता है। इसमें इसके अंदर जो होता है ना, क्या चीज लगाया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अब मैं आपको बताता हूं उत्तल दर्पण का प्रयोग आपने देखा कि स्ट्रीट लाइट में उपयोग करते हैं। बड़ी इमेज को छोटी कर देता है, बड़ा इमेज को क्या कर देता है, छोटी कर देता है। कहने का मतलब जैसे कि गाड़ियों के साइड मिरर में देखेंगे ना, तो ये दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र को वो छोटा करके एक ही जगह डाल देता है ना। इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये बड़े बड़े क्षेत्र को ये क्या कर देता है, छोटा करके इसमें दिखा देता है। अब अवतल दर्पण का प्रयोग कर देगा तो जाएगा चींटी तब बुझाएगा हाथी, जाएगा ट्रक तब लगेगा ट्रेन। समझ रहे हैं ना। तो ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मतलब अवतल दर्पण बड़े छोटे छोटे चीज को वो बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण। अब मान लो साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण लगा देगा तो ना जाएगा वो क्या बोलते हैं बस, तो लगेगा कि ट्रेन जा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो ये आपने समझ लिया। ये स्ट्रीट लाइट जो होता है ना, मान लेते गांव घर सब में देखिएगा लफंडू सब जो होता है ये सब फोड़ देता है क्योंकि उसको गर्लफ्रेंड से मिलना रहता है। समझ रहे हैं ना। हमारे गांव में तो ये कांड होता था, एक वीडियो में भी बोले थे, है ना। हमारे गांव में जब लाइट जला देता था ना, वो बॉल नहीं होता है रे, लगा देता था 250 वाट वाला, जब लगा देता, जब देखता था कि रात में उसको गर्लफ्रेंड से मिलना है तो वो फोड़ देता था क्योंकि रोशनी आ जाता था। तो रोशनी में उसको दिक्कत ना हो जाएगा, कहेगा फल्लामा के बेटी रहे, फल्लामा के बेटा रहे, है ना। तो वो रतिया में वो क्या करता था, फोड़ देता था छोरा सब। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम समझेंगे सारणी 9.1 को किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, है ना। जैसे कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, यानी बिंब को कहाँ पे रखेंगे, है ना, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, है ना, ये सब आपको बताना है। तो आइए इस आकृति यानी सारणी को समझ लेते हैं। जैसे कि बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति का मतलब समझो कि कोई आदमी ही है, समझो कहीं पे रखा हुआ है दर्पण के सामने। ठीक है, तो और यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति मतलब उसकी छाया, उसकी फोटो बन रही है, और प्रतिबिंब का साइज, उसका फोटो का साइज कैसा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वो आपको बताना है। तो जैसा कि बिंब की स्थिति मैं आपको दर्शाता हूँ। बिंब की स्थिति अगर अनंत पे रखते हैं,
यानी हम क्या दर्पण के सामने क्या रखते हैं, अनंत पे रखते हैं कहीं पे, ठीक है। तो अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी ना वो मुख्य फोकस पे होगी। मुख्य फोकस पे मतलब यहाँ पे बनेगी, मुख्य फोकस पे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, मुख्य फोकस पे होगी, यानी फोटो जो होगी मुख्य फोकस पे होगी, ठीक है, जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, ठीक है। किस दर्पण के सामने, तो मैंने आपको बता ही दिया है, किस दर्पण, अवतल दर्पण के सामने। जैसा कि इस चित्र से भी समझ सकते हैं, दाहिने तरफ पेंट है और अंदर की ओर धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने, है ना, अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी छाया जो बनेगी ना वो मुख्य फोकस पे बनेगी, है ना। और प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, एकदम अत्यधिक छोटा, यानी बिंदु के साइज का होगा, यहाँ पे बिंदु के साइज का होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगी। इस बात को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ये सब आते रहते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम समझते हैं बिंब की स्थिति में, जैसे कि सी से परे यानी सी से कुछ दूर हट करके अगर दर्पण के सामने रखते हैं वस्तु को, है ना, बिंब यानी वस्तु को सी से परे रखते हैं, जैसे कि ए डैश बी डैश, वो तो हमारे प्रतिबिंब बना। जैसे बी और ए ये हमारे पास क्या है, बिंब है ना, बिंब यानी वस्तु है। इसको क्या सी से परे यानी इस सी से थोड़ा सा पीछे रख दिए, है ना, दूर रख दिए। तो सी से परे जब रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, एफ तथा सी के बीच, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। यानी ये हमारे पास मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, इनके क्या होगी, बीच में बनेगी प्रतिबिंब। तो ए डैश बी डैश क्या प्रतिबिंब है। और याद रखना कि प्रतिबिंब नीचे बना है, इसका मतलब समझ जाना कि उल्टा जरूर बनेगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, यानी वस्तु के साइज से प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगी। इस बात को ध्यान रखना, प्रतिबिंब जैसे ही नीचे बनेगा समझ जाना कि उसकी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो हमेशा उल्टा होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगी। आगे बढ़ते हैं। अब वक्रता केंद्र पर रखते हैं, है ना, बिंब की स्थिति को अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ पे बिंब यानी वस्तु ए और बी हमारे पास क्या, ये वस्तु है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी, तो सी पर ही बनेगी। यानी इसकी जो छाया बनेगी यानी फोटो बनेगी वो सी पर ही, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बन रही है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगी, तो एकदम बिंदु के साइज का होगा। कैसा होगा मेरे नहीं, बिंदु के साइज नहीं, सॉरी, समान साइज। यहाँ पे देख सकते हो ए बी हमारे पास वस्तु है ना, यानी बिंब है, और इसकी प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब का साइज कैसा, समान साइज, कैसा, समान साइज, ए डैश बी डैश, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। अब नीचे बनेगी तो समझ जाना हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, वास्तविक एवं उल्टा बना, ठीक है। इस चीज को समझो, सारणी को मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब बिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच हम रखते हैं, सी तथा एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सी से परे होगी, यानी सी से कुछ दूर पर आएगी, वक्रता केंद्र से कुछ दूर पर चली आएगी प्रतिबिंब की स्थिति, ए डैश बी। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा है, सी तथा एफ के, यानी बिंब जो है ना सी तथा एफ के बीच रखा, यानी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में यहाँ पे वस्तु को रखा यानी बिंब को रखा है। तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र से परे, है ना, इसके दूर बन जाएगी, वक्रा केंद्र से थोड़ी दूर बन जाएगी, तो इधर बन गया, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, विवर्धित होगा, यानी बड़ा होगा, यानी वस्तु के साइज से बड़ा होगा प्रतिबिंब का साइज, ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते, टोटल 6 होते, 6 को समझ लेते हैं। अगर एफ पर रखते वस्तु को, यदि मुख्य फोकस पे रखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं वस्तु को मुख्य फोकस पे रखते, बी और ए हमारे पास ये वस्तु है, ठीक है, ये हमारे पास ए बी हमारे पास वस्तु है, तो मुख्य फोकस पे हम रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर होगी। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर होगी। कहाँ बना इसकी पता आपको नहीं, अनंत पर होगी, है ना। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो अत्यधिक विवर्धित होगा, यानी बहुत बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखना। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगी। क्लियर, यह आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अगर पी तथा एफ के बीच रखते हैं, है ना, पी तथा एफ के बीच रखते हैं, यानी बिंब की स्थिति पी तथा एफ के बीच रखते हैं, यानी पी ये हमारे पास है
है ना, दर्पण का केंद्र कह सकते हैं, इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कह सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास है P तथा F के बीच, तो F हमारे पास क्या है, F यहां है ना, इसके बीच P तथा F के बीच में ये हमारे पास बिंब है, A और B हमारे पास क्या है, बिंब है ना। तो P तथा F के बीच बिंब रखा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी, दर्पण के पीछे, मतलब इसकी छाया जो बनेगी वो दर्पण के पीछे बनेगी, A डैश B डैश ये छाया बनी हुई दर्पण के पीछे बनेगी, है ना। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, यानी बड़ा होगा, जैसे देख सकते हो ये वस्तु कितना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है ना, मतलब बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी, तो ऊपर बना है, इसका मतलब सीधा बनेगा, तो आभासी तथा सीधा बनेगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम समझते हैं सारणी 9.2 उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। अब उत्तल दर्पण के द्वारा हम समझते हैं मेरे भाई, है ना। तो आइए हम समझ लेते एक एक पॉइंट के। बिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना। बिंब का मतलब वस्तु, प्रतिबिंब का मतलब छाया, है ना। वस्तु के जगह पे आप हमें भी ले सकते हैं, हम आदमी, बिंब के जगह पे आदमी रख दो और उसका प्रतिबिंब यानी छाया क्या बनेगा, कहाँ पे रखेंगे, जो अगर हम वस्तु यानी बिंब को, किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते, कहाँ रखना है हमें पता नहीं, अनंत पर रखना है, अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है ना फोकस पर, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, फोकस पर, इस फोकस पर क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो अत्यधिक छोटा, वो भी बिंदु के साइज का होगा, इस बात को ध्यान रखना, है ना, बिंदु के साइज का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी तथा सीधा होगी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारे पास कि अगर हम बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, है ना, दर्पण तथा ध्रुव क्या कहता है, तथा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव दर्पण के ध्रुव को P से हम दर्शाते हैं, दर्पण के ध्रुव P के बीच, तो ये हमारे पास दर्पण का ध्रुव है ना, और इधर अनंत है ना, इसके बीच में अनंत, इसमें रखे A और B हमारे पास वस्तु, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो P तथा F के बीच होगी। P हमारे पास क्या है, ये P है, और F हमारे पास ये है, इसके बीच में A डैश B डैश ये प्रतिबिंब है, ठीक है। और उसके बाद प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो एकदम छोटा होगा, छोटा है ना, बिंदु की साइज का भी नहीं है लेकिन छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो ऊपर ही बना है तो सीधा बनेगा, तो आभासी तथा सीधा बनेगा, ठीक है। ये भी आपने समझ लिया, ये दो चीज थे, आपने इसको क्लियर कर लिया। अब दर्पण सूत्र, इसको समझ लेते हैं। देखो दर्पण सूत्र सिंपल है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये हमारे पास दर्पण सूत्र है, ठीक है। इसको याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अगर लेंस सूत्र पूछे तो इसमें माइनस कर दो, तो ये लेंस सूत्र हो जाते हैं, इस बात को क्लियर करना। अब इसमें u क्या है, v क्या है, f क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखो v जो होता है, भी मत पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ा जाता है, इसको v पढ़ते हैं, है ना। v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब मतलब छाया की दूरी, और u है बिंब की दूरी, बिंब यानी वस्तु की दूरी, और f हमारे पास क्या है, फोकस दूरी, इस बात को ध्यान रखना। तो आपने इसको भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, और उसको समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझ, अपवर्तन का मतलब आर पार चला जाना। अपवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, उसको भी हम समझेंगे, है ना, कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। अपवर्तन का अर्थ ही होता है आर पार चला जाना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि अपवर्तन का अर्थ है आर पार जाना। जैसे कि पानी हो गया तो उसमें प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो गया, कांच हो गया तो उसमें प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, यानी आर पर चला जाता है। क्योंकि देखिएगा बड़े बड़े मॉल सब में शीशा जो होता है ना, कांच जो लगा रहता है एकदम क्लीन लगा रहता है, जब उसमें जाएंगे ना तो आप टकरा जाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ कांच लगा था, है ना। बहुत लोग टकरा जाते हैं, है ना। जब शीशा एकदम क्लीन हो, किसी भी प्रकार का टकराने वाला कोई माध्यम ना हो, तो आपको शीशा दिखबे नहीं करे, टकरा जाइएगा जा करके, है ना, मॉल वगैरह सब में, समझ रहे, क्योंकि वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जहां अपवर्तन होगा वो चीज जल्दी दिखती नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में परावर्तन भी होता रहता है, तब जाकर के आपको दिख जाता है वो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया।
अब यहाँ पे देखा कि प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का अर्थ होता है आर पार कर जाना, ठीक है। अपवर्तन की क्रिया निम्नलिखित में होती है, कौन कौन में होती है, जैसे कि गैस में होती है, द्रव में होती है, ठोस में होती है, इन सभी में अपवर्तन की क्रिया होती है। जैसे गैस में तो होती है, वायुमंडल में तो गैस भी है ना, द्रव भी है, द्रव हमारे पास वातावरण में पानी हो गया, है ना, उसमें भी अपवर्तन। ठोस, ठोस के जगह पे जैसे कांच ले लेते, वो भी एक प्रकार का ठोस है, लेंस हो गया, है ना, उस सब में अपवर्तन होती है ना। तारों का टिमटिमाना जो होता है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही, यानी तारे जो टिमटिमाता है ना, क्वेश्चन पूछ देगा कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण, फिजिक्स के किस नियम के कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्या, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आपको क्या नजर आता है, ये तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में बहुत सारे गैसें हैं, है ना, तो उन सभी को आर पार करते हुए प्रकाश की किरण हमारे आंख पे आती है, तब जा, इसीलिए हमको वो झिलझिला टाइप की नजर आती है ना। तो ये आपने देख लिया, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही है। जल में भरी बाल्टी में सिक्का का उठा हुआ होना, जैसे कि बहुत सारे मेला वगैरह में देखिएगा कि डोल जब रखा रहता है, डोल में पानी भर देता है और उसमें गिलास डाल देता है और पैसा गिराने वाला खेलता रहता है, तो उसकी तली जो होती है ना, उभरे हुए सतह से नजर आएगी, है ना, वो किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। तो सिक्का का उठा हुआ दिखना, है ना, एवं छड़ का टेढ़ा दिखना, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्लास है, ग्लास में पानी है, छड़ डाला हुआ है ना, कोई मतलब लकड़ी हो, छड़ जो भी डाला हो, तो देखिए टेढ़ा नजर आ रहा है, तो ये सब किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, है ना। छड़ का टेढ़ा दिखना ये आपने समझ लिया, तो लेंस में तो होता ही अपवर्तन, तो ये आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते मेरे भाई, है ना। अब हम समझते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। ये सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है ना। देखो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, है ना। जब दो माध्यमों की तुलना करो और दोनों माध्यम में से जिसमें, जब दो माध्यमों की तुलना करते हैं, है ना, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम होती है। इस बात को ध्यान रखना। सघन माध्यम को ऐसे समझो कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, है ना। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है ना, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बताइए कि हीरा और कांच, इन दोनों में सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है ना। तो हम देखेंगे जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन माध्यम होगा, है ना, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम होगा। तो इन कांच और हीरा में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का है 2.42, इसलिए ये हमारे पास सघन माध्यम हो जाएगा और कांच हो जाएगा विरल माध्यम। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से बताइए वायु और निर्वात में सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है, तो इसमें निर्वात का अपवर्तनांक कम है। जब दो माध्यम की तुलना करें तब देखना, तो निर्वात हमारे पास क्या है, निर्वात का अपवर्तनांक 0 है, वायु का 1.008 है ना। तो ई हो गया सघन माध्यम, इन दोनों की तुलना में ई हो गया सघन माध्यम, ई हो गया विरल माध्यम। क्लियर। अब याद रखना कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो ज्यादा चमकता है, ये भी ध्यान रखना। जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा वो ज्यादा चमकेगा और उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, नोट कर लेना। जिसका ज्यादा अपवर्तनांक वो ज्यादा चमकेगा और उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42, इसीलिए प्रकृति में हीरा सबसे ज्यादा चमकदार होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उससे कम चमकदार कांच होता है, 1.5 होता है, इसलिए ये थोड़ा कम चमकता है। उससे कम हमारे पास पानी चमकता है, पानी भी चमकता है ना, क्योंकि इसका भी अपवर्तनांक 1.3 है, तो ये भी चमकेगा लेकिन उन सब की तुलना में कम चमकेगा। वायु है, वायु का अपवर्तनांक 1.008 है, तो इन सभी से ये कम चमकेगा। आप कहोगे हवा को चमकते किसने देखा है, अरे मैंने देखा है, तुमने भी देखा है। बाइक चलाते हुए जब हाईवे पे जाएंगे ना, तो हाईवे पे जाएंगे तो बहुत दूर आपको नजर आएगा कि अरे आगे तो पानी नजर आए, वो पानी नहीं रहता है, वो हवा चमकता रहता है, ठीक है। ये आपने देख लिया। और निर्वात का अपवर्तनांक 0 होता है, इसीलिए ये चमकेगा नहीं, ये अंतरिक्ष यात्री को ये काला नजर आते हैं निर्वात,
ठीक है, ये आपने देख लिया। और याद रखना कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और तारपीन के तेल में 2.04 × 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और जल में क्या होता है 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपने समझ लिया सब कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी में प्रकाश की चाल है, अलग अलग हम आपको दर्शा देती है। तो आपने क्या सीखा कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो कम चमकेगा। अब बताइए सर जी, यहाँ पे देखिए, ये बताइए अब इन दोनों में किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? सलमान खान का अपवर्तनांक ज्यादा है या फिर ऐश्वर्या राय का अपवर्तनांक ज्यादा है? तो हम यहाँ पे देख रहे भाई, चमकदार तो ऐश्वर्या राय जी है ना। तो ऐश्वर्या राय का अपवर्तनांक यहाँ पे ज्यादा है और सलमान खान का अपवर्तनांक कम है। तो ऐश्वर्या राय जी को पता लग गया था कि मेरा तो अपवर्तनांक ज्यादा, हम ज्यादा चमक रहे हैं, और सलमान का तो कम है, इसलिए ये अभिषेक से शादी कर ली और सलमान को धोखा दे दी। समझ रहे हैं ना? तो ये आपने समझ लिया। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, तो यहाँ भी लिख दिए जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका चमक ज़्यादा होता है एवं उसमें प्रकाश की चाल धीमा होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम हो उसका चमक भी कम हो एवं उसमें प्रकाश का चाल तेज होता है। अगला पॉइंट आगे हम जानते हैं, कांच की आयताकार स्लैब में अपवर्तन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अपवर्तन के बारे में देखें, ये हमारे पास किरण है ना, ये हमारे पास क्या है? अभिलंब है। हम सघन माध्यम विरल माध्यम देख लेते हैं। ये वायु क्या हमारे पास है? ये सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम नहीं, विरल माध्यम होगा। सघन ये कांच है ना, तो कांच हमारे पास यहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा, है ना। वायु हमारे पास क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। क्या हो जाएगा? ये हमारे पास विरल माध्यम हो जाएगा वायु, है ना। और कांच हमारे पास क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, नोट कर लेना एकदम, है ना। देखना ध्यान से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, कांच हमारे पास सघन माध्यम, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये हमारे पास क्या है? एन और एन डैश क्या है? अभिलंब है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो जाना चाहिए इधर, है ना, लेकिन कहां आ गया? अभिलंब के निकट आ गया। अभिलंब के क्या हुआ? निकट आ गया। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो किसकी ओर झुक जाता है? तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है ना। आज जब यही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो ये कहां चला जाता है? अभिलंब से दूर चला जाता है। क्या चला जाता है? अभिलंब से दूर चला जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अब इस चीज को हम पॉइंट करा देते हैं, यहां पे लिखे होंगे नोट में, कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस बात देखो, जाना चाहिए उधर, लेकिन ये अभिलंब के निकट आ गया, ये अभिलंब है। इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ऊपर विरल माध्यम, नीचे हमने सघन माध्यम लिया। ठीक है, जब अब ये आपने समझा तो आपने ये क्लियर किया। अब हम आपको बताते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, आप देखो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब है, अभिलंब से कहां चला जाएगा? दूर चला जाएगा, है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। अब मैं आगे आपको बताता हूं। देखो, अपवर्तनांक, इसमें 3 सूत्र होते हैं, लेकिन कक्षा 10 के अकॉर्डिंग हमें एक ही सूत्र पढ़ना है, वो पढ़ना है स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में क्या होता है? म्यू, म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई क्या होता है? आई जो होता है ना, आप देखो, साइन का मतलब होता है ज्या, साइन का मतलब ज्या, आई हुआ आपतन, मतलब आपतन कोण की ज्या, और बट्टे में आर जो होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बटे परावर्तन कोण की ज्या। तो म्यू बराबर ये होता है साइन आई बटे साइन आर। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना।
तो इस बात को ध्यान रखना। तो अपवर्तनांक बराबर ये जो हमारे पास म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर है, ये स्नेल का ही नियम कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। स्नेल का नियम क्या कहलाता है? म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये स्नेल का ही नियम कहलाता है। तो ये आपने क्लियर कर लिया। अब कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं ना? दिक्कत ये याद रखना, म्यू बराबर, कुछ बच्चे बकलोलबा सब कहता है यू, रे यू नहीं म्यू है, म्यू, ठीक है, यू नहीं है म्यू है। ये आपने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। देखो उत्तल लेंस क्या होता है? यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में मोटा है, और यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में पतला होता है लेकिन किनारों से यह मोटा होता है, ठीक है। अब इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र है हमारे पास, है ना। तो लेंस सूत्र क्या आता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये भी आप ध्यान रखना। दर्पण सूत्र में प्लस लगा रहेगा, लेंस सूत्र में माइनस लगा रहेगा। तो इसी के साथ ये अध्याय को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है। टेक केयर, लव यू। और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, ठीक है। धन्यवाद।